Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. class. How are you all? सब लोग ठीक हैं? Yes, sir. हाँ सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? याद नहीं है? हम लोग देख रहे थे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज और ग्रोथ ऑफ इंडियन रिटेल इंडस्ट्री। वो कौन कौन से फैक्टर थे जो इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जैसे हमारे जो सिचुएशन है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने देखा था कंज्यूमर पुल, that it is the one of the largest factor that has contributed to the growth of the retail sector in India. The retailers are trying to offer a range of products and services to Sir, satisfy sound the clear नहीं need है. of. Hello, hello. क्या हुआ? किसको प्रॉब्लम आ रही है? मेरे एंड से आवाज क्लियर जा रही है। ठीक है। The Yes, sir. retailers are trying to offer a range of products and services. बहुत सारे जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर कंज्यूमर के तरफ फुल फैक्टर आ जाए, मीन्स कंज्यूमर प्रोडक्ट को अपने तरफ खींचने लगे, देन द प्रोडक्ट विल डेफिनेटली सक्सेस। और वो पुल कब करेंगे? देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर उससे सेटिस्फाइड होंगे तो पुल करेंगे। प्रोडक्ट में जो अवेलेबल फीचर है वो उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली मैच करते हैं। जो प्राइस रेंज है वो उनकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर हो। आउटलेट का एम्बियंस ऐसा होना चाहिए जहां पे कि वो जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स भी फील करें, क्योंकि बहुत लोग रिटेल आउटलेट से शॉपिंग करने इसलिए भी जाते हैं ताकि वो ट्रेडिशनल शॉपिंग से अपने आप को, जो हैसल फ्री शॉपिंग होता है, उससे अपने आप को बेनिफिट करा सके और वहां के एम्बियंस से अपने आप को ये फील करें कि थोड़ी देर के लिए हम एक अलग इन्वायरमेंट लेते हैं। एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सर्विसेज, जैसे कि आज हर जगह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है, ईएमआई कार्ड है, अपना लॉयल्टी कार्ड है, बहुत तरह के जो भी बेनिफिट्स हम कस्टमर को पहुंचा सके जिसके अकॉर्डिंगली कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए। दूसरा हम लोगों ने देखा था चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर। आज के दौर में हमें अपने सोशल स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ी है। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है? क्योंकि आज हम एक ऐसे कंट्री में हैं जहां पे कि कुछ चीजें जो ट्रेडिशनली है हम आज भी उनको पैरामीटर्स के तहत आगे लेके बढ़ रहे हैं। लाइक इंडियन वुमेन आर वर्किंग वुमेन स्टिल प्लेइंग ए रोल ऑफ हाउसवाइफ। नहीं, ब्रेकफास्ट रेडी करके ऑफिस भी जाती है, अपना भी ब्रेकफास्ट रेडी किया, फैमिली के लोगों का भी रेडी किया, शाम को ऑफिस से आए, अगेन डिनर के भी काम कर रहा है। तो इट इज एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। कम लोग हैं, सब लोग बाहर चले गए, खाना पीना काम हो गया। बट व्हेन इज द इन द कंबाइंड फैमिली द सोशल स्ट्रक्चर मस्ट नीड टू बी चेंजेस। दूसरा, ऐसे लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है घर के मेंबर से भी इंटरेक्ट करने का। तो जो टाइम वीकेंड में जो भी उनको हॉलीडेज के जो टाइम मिलता है उसको अगर वो शॉपिंग में लगा देंगे तब तो महीना हो जाएगा घर के लोगों से इंटरेक्शन किए हुए। जरूरी नहीं है कि जिस शिफ्ट में एक बंदा काम कर रहा हो दूसरे शिफ्ट में उसी बंदा को काम मिले। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल जो कॉर्पोरेट कल्चर है और जो न्यूक्लियर फैमिली कल्चर है,
दोनों को मिला के जो हमारा सोशल कल्चर डेवलप हुआ है, या यूं कहें कि हम अपने सोशल कल्चर का ये दो फैक्टर एब्स्ट्रैक्ट किए, एक कॉर्पोरेट कल्चर, एक न्यूक्लियर फैमिली कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या कहता है? राउंड द क्लॉक सर्विस, 24/7 सर्विस। न्यूक्लियर फैमिली कल्चर क्या कहता है? घर के हर मेंबर अगर कैपेबल हैं, यू कैन अर्न, यू कैन पार्टिसिपेट इन ए जॉब। हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा। हस्बैंड नाइट शिफ्ट में, वाइफ मॉर्निंग शिफ्ट में। मुलाकात कब होगी? एक के आने का टाइम, दूसरे का जाने का टाइम। दोनों के बीच में मुलाकात कब होगी? वीकडेज पे, वीकेंड्स पे, राइट। जो जिस कॉमन डे होगा, जिस दिन दोनों की वेकेशन होगी, छुट्टी होगी, सैटरडे संडे। अब उस सैटरडे संडे को भी अगर शॉपिंग, घर का राशन खत्म है, घर में जरूरी जो सामान है वो चीज नहीं है, एसेसरीज कुछ लेना है, कुछ गेस्ट आ गए, तब तो हो गया सारा काम पेंडिंग। इन दैट सिचुएशन दे आर यूजिंग द हाईली डिमांडिंग ट्रेड। इनको एक ऐसा आउटलेट चाहिए जहां पे कि ये व्हाट्सअप कर दें या ऐप के थ्रू प्रोडक्ट बुक कर दें, ऑफिस से ही बैठ के बुक कर दें, और जब वो अवेलेबल हो उस समय उनको डिलीवर हो जाए। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, और जिस सामान की जरूरत थी वो सारा सामान हमारे घर पे आ गया। तो आज हमको अपने सोशल स्ट्रक्चर में ये चेंज लाने की जरूरत पड़ी है। कंज्यूमर बिहेवियर में भी जरूरत पड़ी है कि हमें इस चीज को रीड करना होगा एज ए मार्केटर, कि हमारे कंज्यूमर्स को क्या पसंद है, हमारे कंज्यूमर्स को किस तरह के प्रोडक्ट के साथ साथ किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पसंद है। कोरोना काल में हमने इस चीज का लाइव एग्जांपल देखा है कि जो भी कंपनीज ऑनलाइन कैटर कर रही हैं, जो भी, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, लोग उनको प्रिफर कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग देयर ह्यूज प्रेजेंस इन द मार्केट, क्योंकि उनके द्वारा मार्केट में सेल हो रहा है। अदरवाइज क्या होगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कि लोग इंतजार कर रहे हैं, बीच में तो कर्फ्यू टाइम में ऐसा भी समय मिला था कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में ही आपको शॉपिंग करनी है। उस समय दुकान पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं होती थी। 2 घंटा सबके लिए पूरा मोहल्ला टूट पड़ता था। धीरे 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 इन सारी चीजों को खत्म किया गया, लोग अवेयर होते चले गए, ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ते चले गए, डिजिटलाइजेशन हमारा ग्रो करता चला गया। नहीं तो एक फेज वाइज हमने इस चीज को अडॉप्ट किया है। तो अब ये चीज है कि ये ट्रेंड को हमको आगे बना के रखना है। देन हमने देखा था रिटेलर्स प्रॉक्सिमिटी टू द कंज्यूमर्स, दूरी और नजदीकी। पहले एक दौर हुआ करता था जब कस्टमर वॉक इन करके शॉप में जाता था तब सामान खरीदता था। आज एक जनरेशन है जब कंपनीज नीड टू फैसिलिटेट द कंज्यूमर्स एट कंज्यूमर्स डोर स्टेप। राइट और रॉन्ग? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। पहले क्या था कि कंज्यूमर्स को जाना पड़ता था, अब वो दौर ही खत्म हो गया है। अब शॉप्स को, रिटेल आउटलेट्स को कंज्यूमर तक जाना पड़ता है जहां पे हम उनको बेटर डिलीवर दे सके। तो इंडिया में कई तरह का, आज जोमेटो और स्विगी फूड रिटेलिंग में इतना बड़ा कॉपरेशन कर रहे हैं, उनके माध्यम से नेशन वाइड हम लोग बहुत बेहतर तरीके से फूड रिटेलिंग को कस्टमर के आउटलेट तक पहुंचा पा रहे हैं। रिटेल, फूड रिटेल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन ये दो जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, देयर जॉब इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इनके थ्रू हम बिना एडिशनल पे किए हम डायरेक्ट उस रिटेल आउटलेट से प्रोडक्ट अपने घर पे मंगा लेते हैं। वैसे रिटेल आउटलेट भी इनके साथ कोलैबोरेटेड है जिनका कि किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, रिटेल में वो डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन नहीं है। उन सबको, उनको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया जोमेटो और स्विगी के थ्रू, जहां पे कि इनके माध्यम से कोलैबोरेट करके कस्टमर के डोर स्टॉप तक वो अपना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं, एंड बहुत बढ़िया फीडबैक भी कस्टमर का आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो चेंजिंग दिस ट्रेंड। देन वी हैव सीन इवोल्यूशन ऑफ फैमिली ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट। एक तरह का हमारे पास प्रोडक्ट है, हम उसमें धीरे धीरे प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा रहे हैं ताकि
एक रूफ के नीचे हम अपने कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर कर सके, हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कैटर कर सके, हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिला सके। इमर्जिंग रूरल मार्केट्स, नए नए रूरल मार्केट्स हमारे सामने हर दिन आ रहे हैं। नया नया दौर हमारे सामने जो आ रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि आज जो हमारा कंजम्पशन था वो पहले की अपेक्षा हमारा कंजम्पशन बढ़ा है। एंड इन द मिडिल क्लास पॉपुलेशन अमॉन्ग द रूरल एरियाज इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ 17% ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन। तो कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। Hence, the marketers are trying to identify rural detail, their geographical gratifications, format innovative marketing strategies to reach out to these rural customers, ताकि और बेहतर तरीके से रिटेल मार्केट के माध्यम से वो रूरल रिटेलिंग करके वहां के मार्केट को डेवलप कर सके, वहां के कस्टमर्स को, वहां के कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सके, अवेयर कर सके। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, ग्रोथ साइन है कि रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट आ रहा है, अवेयरनेस आ रहा है, और जैसे जैसे उनके अंदर अवेयरनेस आ रहा है ग्रोथ ऑटोमेटिकली दिखेगा। नेक्स्ट, चेंजेस ऑकरिंग इन द रिटेल सिनेरियो। रिटेल सिनेरियो में वो क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है जो समय के साथ उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। Retailers are trying to incorporate a number of innovations with the focus of customer, minimum price intervention and maximum value for minimum problems। हमें ऐसी फैसिलिटी डेवलप करनी है जहां पे प्राइस इन्वेंशन कम हो, हम वैल्यू फॉर मनी मैक्सिमम दे पाए और कस्टमर को किसी प्रकार का प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। कुछ टेक्निक्स इसके लिए यूज किया गया है जिसमें हम डिजाइन को लेबल्ड कर देते हैं, शेयरिंग फार्मूला, न्यू रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, कितने समय में हम हमारा आरओआई रिटर्न आ जाता है, enhancing the sales staff quality and increasing overall operation efficiencies। कैसे हम सेल्स स्टाफ की क्वालिटीज को इंक्रीज करेंगे और इनकी जो सेल्स एफिशिएंसीज है उसको प्रमोट करेंगे। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा ये इश्यूज है। इंडिया में एफडीआई बेसिकली 90s के डिकेड्स में स्टार्ट हुई थी और पहला जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ये वो बहुत बड़ा रीजन है जिसके तहत हम लोग आज अपने अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्टेड होके एक दूसरे से वर्चुअल क्लास का बेनिफिट ले रहे हैं। ये वही 90s के डिकेड्स में जो रिवॉल्यूशन हुआ था आईटी और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, उसी का बेनिफिट है। और ये रिवॉल्यूशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ था क्योंकि एज एन एक्सपेरिमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। बाद में पॉलिटिकल बैरियर्स और डिसएडवांटेजेस के चलते बहुत बार बहुत सेक्टर में कम ज्यादा ऊपर नीचे होता रहा। हालांकि आज भी समय की ये नीड है, डिमांड है कि एफडीआई शुड बी प्रमोटेड। FDI has helped organized retail to grow significantly in several countries. However, the Indian government does not have a clear-cut policy regarding FDI due to fear of harming retail traders. Global consultants are the view that organized players occupy only 10% of the retail space and hence it should not harm the small traders. Thus, FDI would facilitate the deployment of ancillary industries as well as required infrastructure। आज कहीं ना कहीं ये एसेंशियल बन गया है। तो देखिए दो चीज है, हमारे पास पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उसको डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा जब हमारे पास है नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ प्रमोट करें, उनका बेनिफिट उठाएं और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने के बाद जब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे फिर हम धीरे धीरे एफडीआई प्रोपोर्शन को रिटर्न भी कर एनी काइंड ऑफ एफडीआई। तो ये एक शिफ्ट है, ये एक रिक्वायरमेंट है आज के दौर में। हम बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हम अगर डेवलप हुए हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण
हमारा डेवलपमेंट का पेस बढ़ा है। आज कई सारे सेक्टर्स में हमने आगे बढ़ा है। रिटेल ट्रेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्लियर कट शुरू से नहीं रही थी, क्योंकि इस सेक्टर को टच करने के लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत थी। बिकॉज इससे देश के 70% से ज्यादा मेजोरिटी जो रूरल एरियाज में रहते हैं, दे आर डायरेक्टली गोइंग टू बी अफेक्टेड पॉजिटिवली और निगेटिवली इन बोथ द मैनर्स। बट द कंडीशन इज how to increase the positivity of the retailing and how to reduce the negativity of the retailing with a special reference to rural areas। उसका उपाय यही है कि हम एग्री बेस्ड फूड इंडस्ट्री डेवलप करें, जहां पे कि हमारे रूरल फार्मर्स को एक नया मार्केट मिले, ताकि अपना रॉ मटेरियल भी उनको बेच सके, उससे भी उनको मुनाफा हो। और उनके एरिया में अगर रूरल बेस्ड एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्शन प्लांट वहां पर डेवलप होते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट डेवलप होते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, सो दैट कि उनको पार्ट टाइम जॉब के लिए उधर उधर मारा नहीं फिरना पड़ेगा। फार्मिंग करके मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं एंड ऑफ सीजन में उनके पास जॉब भी है। तो दोनों कंडीशन से उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उनका परफॉर्मेंस, उनका फाइनेंशियल एबिलिटी, पर कैपिटा इनकम, हर चीज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो मिथ बना हुआ है कि अगर रिटेल आ जाएगा तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी रिटेल आउटलेट के लिए कई सारे कंडीशंस हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, ज्योग्राफिकल एरियाज, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस कि इतने फॉलो अप करने के बाद ही वो रिटेल एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक गांव में कई सारे आउटलेट हो। अभी ये भी संभव है कि 4-5 गांव मिला के एक आउटलेट वहां पे बनता है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग लोकेशनल एरिया के लिए, अलग अलग जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन का भी बेंचमार्क किया गया है। किस साइज का रिटेल आउटलेट होगा, उसका सारा टर्म्स कंडीशंस सब कुछ डायरेक्टेड है, डिसाइडेड है। ऑल दोज इन सारे फैसिलिटीज का एक समरी है, यस, एफडीआई would facilitate to the development of industries, as it is the required to infrastructure, it is required to the time of digital marketing of 21st century। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? Anyone having any नहीं सर, problem? नो सर। ठीक है। देन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इन रिटेलिंग। आज आप देख रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो 90s के डिकेड्स में सिर्फ आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में हुआ करते थे, नाउअडेज दे हैव इंक्रीज्ड देयर बिजनेस एक्सपेंशन टू मेनी डिफरेंट सेक्टर्स। आज क्या है, ये जो बिजनेस लिमिटेशन हुआ करता था एक जमाने में कि अगर आप एक ट्रेड में हैं तो उसी ट्रेड में रहेंगे, टुडे वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू explore the multiple sector opportunities, diversify our businesses। तो आज हर कंपनी के सामने ये अपॉर्चुनिटी है, इफ दे फील साउंड, अपने आप को, अपने बिजनेस को वो इंक्रीज करा सकते हैं। रिलायंस शुरू कहां से हुई थी, आपको याद है? रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे स्टार्ट हुई है? व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ रिलायंस ग्रुप? एनीवन पता है आप लोगों को? किसी को पता है कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का पहला प्रोडक्ट क्या हुआ करता था? बिमल कंपनी का नाम सुना है आपने? शूटिंग शटिंग में एक जमाने में रेप्यूटेड ब्रांड हुआ करती थी। आज भी बिमल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे और कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल है। नहीं सुना आप लोगों ने? आप लोगों के जनरेशन से तो रेडीमेड कपड़ा का फैशन चल गया है, तो आप लोग कपड़ा सिलवाते ही नहीं होंगे तो आइडिया कैसे मिलेगा? शूटिंग सेटिंग का जो लेंथ आता है ना, उस पर विमल कंपनी बहुत लीडिंग है और बहुत पहले से विमल कंपनी इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही है। एंड विमल कंपनी इज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ रिलायंस ग्रुप ऑफ द फैमिली। बट रिलायंस गेट फेमस विद द रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन के बाद एक बाढ़ सी आ गई है
आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इंट्रेंस नहीं है, उनका बिजनेस ऑपरेट नहीं हो रहा है। अदरवाइज दे हैव ऑपरेटेड, दे हैव डाइवर्सिफाइड देमसेल्फ इन ए नंबर ऑफ बिजनेस यूनिट्स। पेट्रोकेमिकल्स में आप देखें रिलायंस है, यस या नो? यस सर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रिलायंस है, यस या नो? रिलायंस कंपनी के टीवी, मोबाइल फोन सब आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रिलायंस है, रिलायंस का कपड़ा भी है। एजुकेशन सेक्टर में भी रिलायंस है। कोलकाता में धीरू भाई अंबानी के नाम पे एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉलेज है। नहीं तो हॉस्पिटल, बहुत सारा वेंचर्स है। रिलायंस एयरलाइंस में भी अपने आप अपना किस्मत आजमा चुकी है। रिलायंस रिटेलिंग में भी अपने आप को बहुत आगे बढ़ा चुकी है। रिलायंस मार्ट, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस फ्रेश, जहां पर कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, इन सब चीजों का सप्लाई होता था। आज के दौर में रिलायंस का लेटेस्ट डाइवर्सिफिकेशन किस सेक्टर में हुआ है बता सकते हैं आप लोग? रिलायंस का सबसे लेटेस्ट डाइवर्सिफाइड बिजनेस कौन सा है? जियो मार्ट तो अभी खोला है। जियो मार्ट, हाँ हाल फिलहाल तो सर वही पता है। ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज के दौर में, इवन इन द पीरियड ऑफ दिस लॉकडाउन, Reliance has decided to expand their business in jewelry sector too, and giving a big challenge, a big competition to the Tata Enterprise of Tanishq। तनिष्क का आपने नाम सुना है कि ज्वेलरी के सेक्टर में रिटेलिंग में तनिष्क नंबर 1 ब्रांड है। और आज आपके बिहार पटना में भी रिलायंस का पहला रिलायंस ज्वेल मार्ट अवेलेबल हो चुका है। तो रिलायंस अब ज्वेलरी सेक्टर में भी अपना लेटेस्ट डाइवर्सिफिकेशन कर चुका है। तो यही चीज है ना कि एक्सपेंशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, डेवलपमेंट, ये चीज पे अगर हम काम करेंगे तो लगातार हम ग्रो करेंगे। अब एक छोटा सा आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है, बहुत स्मॉल लेवल पे, कि कोई कंपनी डाइवर्सिफाइड कब करती है? जब कंपनी लॉस में होती है, जब कंपनी प्रॉफिट में होती है? ऑब्वियसली सर, प्रॉफिट में होगी तभी तो एक्सपेंड करेगी डेफिनेटली। तो दैट मीन्स ये जो रिटेलिंग का जो ट्रेड है ना, रिलायंस ने इस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया और मार्च के महीने में, जहां पूरा विश्व ग्लोबल पैंडेमिक से सफर कर रहा था, रिलायंस ने उस समय रिलायंस ज्वेल एस्टैब्लिश कर दिया। और उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है कि लोग ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे हैं उनके थ्रू। तो डिफरेंट एडवांटेजेस आर देयर, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय ऑल दिस। तो अपॉर्चुनिटीज एक्सेस किए, प्रॉफिट लगा, उस सेक्टर में भी हम अपने आप को ग्रोथ करा दिए। एंड डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइडेशन होगा, जितना ज्यादा हम एक्सपेंशन करते जाएंगे, उतना ज्यादा समय के साथ हमारा प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ेगा, कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। एंड डेफिनेटली एक बहुत ही लॉजिकल फैक्ट है दैट जो बंदा रिलायंस ट्रेंड में कपड़ा खरीदने के बाद सेटिस्फाइड फील करेगा, जो बंदा रिलायंस मार्ट में ग्रोसरी खरीदने के बाद सेटिस्फाइड फील करेगा, जो बंदा रिलायंस फ्रेश में फ्रूट्स, वेजिटेबल और मिल्क लेने के बाद सेटिस्फाइड फील करेगा, क्या वो रिलायंस ज्वेल का कस्टमर बनना पसंद नहीं करेगा? यस और नो? यस सर। बिल्कुल करेगा। तो रिलायंस के पास नए कस्टमर से ज्यादा एक्सेस करना है अपने पुराने कस्टमर्स को। अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं उनको, हम डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं उनको, हम बेनिफिट दे रहे हैं कि हमारे पास धीरे धीरे हम नए नए सेगमेंट में जा रहे हैं। और उसका प्रमोशन भी बहुत आसानी से, क्योंकि बाकी रिटेलिंग ट्रेड में जितने कस्टमर हैं
उन सबका डेटाबेस रिलायंस के पास है, सबके पास मैसेज जा रहा है, सबके पास अवेयरनेस जा रहा है, और क्लब करके एक लॉयल्टी कार्ड डेवलप कर दिए कि रिलायंस का लॉयल्टी कार्ड है, आप रिलायंस के किसी भी डाइवर्सिफाइड चेन से, आउटलेट से आप सामान लेंगे तो इस पे आपका बोनस पॉइंट ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। तो एडवांटेज है ना, बेनिफिट है, ग्रोथ भी इससे मिल रहा है। रिटेल इन्वायरमेंट में आगे बढ़े इससे पहले आप लोग चैट बॉक्स की तरफ मूव करिए। Please fill the attendance link given in the chat box. At the meantime, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, you must ask me. क्वेश्चन पूछिए आप लोग जिनका अटेंडेंस फिल हो गया, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो। आज मैं आप लोगों का गूगल क्लासरूम में पीपीटीज और नोट्स ऐड करके आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। सर आपका क्लास कोड क्या है? मैं शेयर कर दूंगा, अपडेट करके मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, क्लास कोड। सर मेल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप नहीं, क्लासरूम में क्लास कोड आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा और क्लासरूम में अपडेट सर कर मेल दूंगा। कर दीजिएगा ना। मेल में बहुत स्टूडेंट्स का बाउंस हो जाता है। यस सर, कन्वीनियंट पर व्हाट्सएप वाला ही होता है। मेल कौन चेक करता है यार आजकल? गूगल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सब लोग व्हाट्सएप भी तो नहीं यूज करता है सूरज। व्हाट्सएप यूज करते हैं यार। अरे ऋषभ वही ठीक है सर, वही में कीजिएगा, हाँ, तो व्हाट्सएप कीजिएगा तो में कीजिएगा। सर मेल व्हाट्सएप में नहीं आता है सर। यस सर, व्हाट्सएप कीजिएगा। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा, अपडेट होगा गूगल क्लासरूम में, आप वहां से डाउनलोड करेंगे। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पूछिए आप लोग। पीयूष केसरी। वाई ओनली पीयूष केसरी। सर एक्सक्यूज मी सर, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है सर रिटेल मैनेजमेंट का थोड़ा सा? रिटेल मैनेजमेंट का डिसएडवांटेज, देखिए एक नॉर्मल मिथ है कि जो ट्रेडिशनल मॉम एंड पॉप किराना शॉप्स हैं उनको इससे नुकसान हो सकता है। थोड़ी बहुत तो नुकसान होगी, क्योंकि आप ही के पास अगर आपके मोहल्ले में एक अच्छा आउटलेट आपको मिल जाए जहां पे एयर कंडीशन लगा हो, आप कंपैरेटिवली प्राइस भी कॉमन हो, तो आप कहां से सामान खरीदना पसंद करेंगे? उस मॉम एंड पॉप किराना शॉप से या उस रिटेल आउटलेट से जहां पे उतने देर एयर कंडीशन में आप हो? डेफिनेटली आप रिटेल की तरफ जाएंगे। तो उस मॉम एंड पॉप जो किराना शॉप है
उनके सामने थोड़ी सी चैलेंजेस आ सकती हैं। ये एक बड़ा रीजन है। बट द पॉइंट इज कि बहुत सारे कंजर्वेटिव माइंडसेट भी है जिनको लगता है कि नहीं, हम अब जाके एक एक सामान अपने से उठा के रखें, तो उससे अच्छा है कि हम दुकानदार को पुर्जा दे दिए, सारा सामान तौल के झोला में मेरे पैक कर दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए मिथ है, बट मेजर इसका एज सच इंडिया में कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। इंडिया में बेनिफिट ज्यादा है, डिसएडवांटेज बहुत कम है, क्योंकि जिनके सामने चैलेंजेस भी आ रहा है उनके सामने भी ये अपॉर्चुनिटीज है कि वो अपने आप को मॉम एंड पॉप किराना शॉप को रिटेल ट्रेड में अपग्रेड कर सकते हैं। नहीं, उनका भी तो एक्सपेंशन हो रहा है, उनका भी तो बेनिफिट बढ़ रहा है। यस सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का, या मैं क्वेश्चन पूछूं फिर? पिछले क्लास में बहुत लोग बाकी रह गए थे ना आंसर करने के लिए। सर डिसएडवांटेज ये भी तो हो सकता है सर, टाइम ज्यादा लगेगा सर, जाके लाएंगे वहां से तो सर टाइमिंग कंज्यूमिंग बढ़ जाएगा सर। अगर 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 रिटेल हमारे नियर बाय लोकेशन में नहीं है तो टाइम आपको यस लग सकता है, क्योंकि अभी इंडिया में मेट्रोज को छोड़ के किसी भी सिटी में रिटेल पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। सेवेंटी एट रिस्पॉन्स तो आ गया है और लगभग इतने ही लोग अभी ऑनलाइन भी हैं, तो सर ऑलमोस्ट दिखलाइएगा तो मिला नहीं गया है 78 आ गया है ना, पीयूष केसरी। दिख रहा है ना, सबका आ गया है। थोड़ा धीरे धीरे 78 नीचे कीजिए सर। 78 लोग ऑनलाइन है और 78 का रिस्पॉन्स आ चुका है। सर मेरा सर फील नहीं हो रहा लिंक है। नहीं आया है सर, अटेंडेंस वाला सर विकास का नहीं आया सर। लिंक नहीं आया था सर, अटेंडेंस वाला। सर वो ये बाद अभी में ज्वाइन किया है विकास। उसका ज्वाइन सबसे नीचे है, देखो। कर दो विकास। सर ज्वाइन अभी विकास करेगा तो फिर से चैट बॉक्स में जल्दी पढ़ाओ। आ गया सर। सर ये लोग ऐसे ही बकवास करते रहता है, खास करके हर्षराज सर बहुत बकवास करता है। चलो आंसर करो अब। सर लिंक आ गया पर बन नहीं रहा है सर, अटेंडेंस जल्दी बनाओ, बन ही नहीं रहा है सर। कॉपी बनाओ फिर करके से, कमेंट करो ना। जल्दी करो जल्दी करो, ओपन है, मैसेज बंद हो जाएगा। कैसे बनेगा? आ गया सर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा, रूरल रिटेलिंग के सामने क्या चैलेंजेस हैं। सर रूरल एरिया में से सबसे बड़ा चैलेंज होगा रिटेलिंग को डेवलप करने में, क्या प्रॉब्लम है रूरल एरिया में, कैसे हम लोग रूरल एरिया में रिटेल को डेवलप कर सकते हैं? एक एक करके बोलो। रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है सर। क्या, किस तरह का? अवेयरनेस का प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर सर रॉ मटेरियल सब चीज का तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कृषि का एग्रीकल्चर फील्ड छोड़ दे तो। एक आदमी प्रॉब्लम बोलिए, दूसरा आदमी बोलिए कि इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, तब ना डिस्कशन हुआ। बताइए सॉल्यूशंस के लिए क्या हो रहा है। रूरल एरिया में हमने जो प्रॉब्लम देखा उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने दिखा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में हमारा सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी डिपेंडेंसी हो सके, इस दिशा में हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा सोलर प्लांटिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां से कि सर सौर ऊर्जा।
इनरोलमेंट नंबर में हम सर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें? यस। अरे सर पढ़ा रहे तुम यहीं पे अटके अभी हुए तक हो। तुम नहीं अटके हुए हो यार, सर एक इसको मिनट के रिमूव काम। कर दीजिए। पहला दिन है सर। इसको निकाल दीजिए सर, निकाल दीजिए इसको। सर इसको रिमूव कर दीजिए। अरे विकास पढ़ना, कुमार। रिकॉर्डिंग पे हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो हमारा ग्रेटिफिकेशन है, उसमें हम लोग सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि बहुत तेजी से धीरे धीरे रूरल एरियाज में भी अब हम आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे लोग सूर्य की किरणों से रोशनी डेवलप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए वहां पे एक तरीके का, जहां जो फ्लड एरिया है वहां पे बांध बना के अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में भी काम कर रही है कि वहां से भी हम उस पानी को यूज करके हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर सके। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। पटना के नजदीक बिहार में जो सबसे बड़ा प्लांट है एनटीपीसी का, आप लोगों को पता होगा, बाढ़ में, पटना से 40-50 किलोमीटर दूर है बाढ़, उस एरिया में। और वहां पे बहुत तरीके से एक्सपेंशन का काम भी हो रहा है। और आज रूरल एरियाज में भी पहले पावर का कनेक्टिविटी सिक्योर किया गया है, रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो बेसिक एमिनिटीज किसी भी सेक्टर में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या है, मूलभूत जो एमिनिटीज है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिसिटी का होता है। बिना बिजली के कोई भी व्यवसाय वहां पे चल नहीं सकता है, तो बिजली तो हर हाल में चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे कि ये एसेंशियल रिक्वायर्ड हो कि कैसे हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा इस चीज को प्रमोट करें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्टेशन में, वो डेवलप हो सके। तो उसके लिए अब इमीडिएट गांव को एयरवे से तो कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, पहले रोड कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं, फिर रेल का कनेक्टिविटी के लिए कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे फैसिलिटीज आगे बढ़ती है, हम इस डायरेक्शन में अपना कंटिन्यूएशन एफर्ट आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि समय के साथ कहीं ना कहीं इस सेक्टर में हमको बेनिफिट आगे मिल रहा है ना। तो आज जो मेजर ये सारे जो चैलेंजेस हैं, इन सबको हटाना पड़ेगा पहले। और क्या चैलेंजेस था? रियल एस्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस कॉस्ट के बढ़ने के अफेक्ट को कम करने का तरीका ये हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग प्रोक्योर करें। अगर हम सेविंग ज्यादा करेंगे, अगर हम बेनिफिट ज्यादा रख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि नहीं ठीक है, कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमको बेनिफिट भी ज्यादा ड्राइव करना पड़ेगा। तो कंपेरेटिवली हर चीज का जो खर्चा होता है वो कहाँ जाता है? रिटेल प्रोडक्ट के ऊपर। सप्लाई चेन की जो हमारी इनएफिशिएंसीज है, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, बताएंगे आप लोग? कैसे सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसीज को हम दूर कर सकते हैं? बोलिए। कोई नहीं, नाम बोलूंगा तब बोलेंगे आप लोग। अमरदीप है? अमरदीप बता सकते हैं कि सप्लाई चेन को कैसे हम लोग इफिशिएंट बना सकते हैं, क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, हम फिर से समझाएंगे। अमरदीप, अनन्या कुमारी, अनन्या, आर यू देयर? सब लोग शांत क्यों हो गए?
खाना बना रहा होगा सर, बना सर रहा है। सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को हम बहुत तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम लोग उसमें मान लीजिए हमें मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, ठीक है सर, तो हम लोग उसमें देख सकते हैं कहाँ कहाँ सप्लाई चेन जा रही है। मान लीजिए हम आईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम बहुत सारे आरटी को सेट कर सकते हैं। हम लोग किसी तरीके से मैनेज कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, उस तरीके से हम उनके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करके सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सूरज, क्लियर आवाज सूरज नहीं आ रहा भाई है। बहुत फास्ट बोल रहे हो, थोड़ा मशीन से धीरे भी बोलो। फास्ट बोल रहे हो, थोड़ा धीरे बोलो। मशीन नहीं हो तुम, सप्लाई आदमी चेन हो। की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग बेहतर तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं। सही तरीके से वहाँ पे हम लोग काम कर पाएंगे। आईटी को इम्प्रूव करवा सकते हैं, हम लोग उसमें आईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, ठीक है सर। इस तरीके से हम सप्लाई चेन को बढ़ा सकते हैं ना। चलो ठीक है, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? विशाल करण कौन है? विशाल करण, आर यू देयर? देखो अब सब म्यूट करके आराम से बैठ गया है। ये सर मान सकते, दूसरा बात ये भी हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए कुछ राइट प्रोडक्ट हमारे पास जो अवेलेबल है, ठीक है सर, वो राइट टाइम पे और राइट प्लेस पर पहुंचा सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग ठीक है सूरज, सूरज आवाज नहीं आ रहा है, सूरज तुम मत बोलो। सूरज तफरी मत करो सर। नेटवर्क इशू हो सकता है। नहीं जहाँ पे है वहां पे फील हो रहा है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वो क्या बोला सर, कुछ समझ ही में नहीं आया। रेहान, रेहान रजा, जिसका जिसका नाम ले रहे हैं कोई नहीं बोल रहा है। निखिल कुमार, आर यू देयर? नुपुर, नुपुर राठौर, सब लोग सिर्फ लॉगिन होके छोड़ देते हैं क्या? नहीं सर। तो इतने सारे लोगों का हम नाम लिए हैं, जिनका जिनका नाम लिए हैं सब लोग निश्चिंत होकर आराम से बैठे हुए हैं। नहीं आना गुनाह थोड़ी ना है, लेकिन कम से कम सामने आओगे तो पता तो चलेगा कि तुम कौन हो। ये एक बहाना है एक दूसरे को पहचानने का। इंटरैक्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा? उमानाथ शर्मा, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? क्लास जो चल रहा है हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं इसमें? हैं? Have you learned anything? यस सर। ओके, ये बता सकते हो कि रूरल एरियाज में जो ये कॉस्ट बढ़ रहा है, इस कॉस्ट को हम लोग कम तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसे हम कंपनसेट कर सकते हैं बढ़े हुए कॉस्ट? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझ रहे हैं। आंसर बता सकते हो? चलो कोई बात नहीं, इसमें हम लोगों को ये करना है कि जितना कॉस्ट लग रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स में हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम ड्राइव कर सकें। क्योंकि कॉस्ट जब हम कम नहीं कर सकते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने बेनिफिट्स को बढ़ाना। और जब तक हम अपना बेनिफिट्स नहीं बढ़ाएंगे हम ग्रोथ पाथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हर हाल में हमको अपना बेनिफिट्स बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। फिर से एक बार। तो कॉस्ट तो कम करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बेनिफिट बढ़ाना हमारे हाथ में है ना।
हम ज्यादा कस्टमर तक पहुंचेंगे, प्रोडक्ट में वैरायटी लाएंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी का बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव तरीके से हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, डिमांड के सप्लाई को हम गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन स्क्रैप कन्वर्ट नहीं करेंगे, उतना ही प्रोडक्ट बनाएंगे जितना कि हमारा डिमांड हो, उतना ही सप्लाई करेंगे जितना कि हमारा डिमांड हो, कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में बिक सके, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में डैमेज नहीं हो, नुकसान अगर कम होता है हमारा तो ये भी तो हमारे प्रॉफिट को ही ऐड करता है, बेनिफिट को ही ऐड करता है। सपोज हम 1000 यूनिट बनाए जिसमें 100 यूनिट खराब हो गया, तो खराब हो गया तो मार्जिन कहाँ कटेगा, प्रॉफिट पे ही, या प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे। अगर हम 1000 यूनिट बढ़ाए उसमें से एक भी खराब नहीं हुआ तो हम कम प्राइस पर भी बेच सकते हैं ना, हमको बेनिफिट है कि हमारा स्क्रैप नहीं निकल रहा है, हमारा प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा है, हम बहुत तेजी से अपना काम कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, दीज आर द बेनिफिट्स। इन सारे बेनिफिट्स को कहीं ना कहीं हमको अब्सॉर्ब करना है, एक्वायर करना है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने बेनिफिट्स रेट को और आगे बढ़ाते चलना है। ठीक है? यस सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का, कहीं दिक्कत है कुछ, बताओ। No more questions. We can work on distribution network, definitely. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे हम लोग काम करेंगे ताकि और अच्छी तरीके से हम लोग उसको बढ़ा सकें। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिटेल इन्वायरमेंट। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।